चलिए, अब अभी तक हमने सिर्फ संविधान की बात करी, अब हम दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं। जो दूसरा सब्जेक्ट आपका, जिसके भी अगर हम अनुमानित अंक देखें कि आपके एग्जाम में एआईबी ने अपनी पहली ही आपको ब्लूप्रिंट दे दी और उस ब्लूप्रिंट में आपको मार्क्स ऑलरेडी बता दिए कि इस वाले सब्जेक्ट में से हम कितना पूछेंगे। तो सेम चीज बीएनएसएस के लिए भी है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में से क्या महत्वपूर्ण क्यों है? पहली बात, इसके महत्वपूर्ण क्यों है, इसे क्यों पढ़ना है? कभी भी कोई, ये बेसिकली एक प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है, ये एक प्रक्रियात्मक विधि है जो आपको बताती है कि जब कोई क्राइम हुआ तो उसकी प्रोसेस हमें क्या अपनानी है, वो आपका प्रोसीजरल लॉ बताता है। ठीक है, इसमें हमें कौन कौन से चैप्टर्स जो है हमें ध्यान देने हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें हमें ध्यान देना है। सबसे पहली, आपराधिक न्यायालय की परिभाषा और पदानुक्रम। ठीक है, जितनी भी आपकी कोर्ट्स है, ठीक है, उन कोर्ट्स की हायरार्की कि पहले कौन सी कोर्ट आती है, अब कौन सी कोर्ट आती है, इसके बाद कौन सी कोर्ट आती है। तो जितनी भी आपराधिक न्यायालय है, इनकी हायरार्की को आपको देखना है, बहुत अच्छे से देखना है। उसके बाद व्यक्तियों की गिरफ्तारी, व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अरेस्ट वाला जो पोर्शन है उससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। पुरानी जो सीआरपीसी थी उसमें भी बने हैं, और आपको यहाँ पे भी व्यक्तियों की गिरफ्तारी का बोल लो, या जैसे आपका लिखा है हाजिर होने के लिए बाध्य करने की प्रक्रिया, आपका जो समन है, आपका जो वारंट है, समन जो आपका कोर्ट इशू करती है, वारंट आपका जो है, ठीक है, ये जो समन, वारंट, अरेस्ट, ये ऐसे टॉपिक है जो हर व्यक्ति को जो लॉ पढ़ रहा है उसे करना ही करना है एआईबी एग्जाम के लिए। वो ये टॉपिक्स को स्किप नहीं कर सकता, वो ये टॉपिक को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अरेस्ट, वारंट और समन से हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन आपसे बनते हैं। पुलिस को सूचना और जांच करने की मांग, आपका अन्वेषण, आपका एफआईआर, आपकी इन्वेस्टिगेशन, आपकी इंक्वायरी, जांच, अन्वेषण और एफआईआर, ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ना है। उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, एंटिसिपेटरी बेल, बेल, उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारे टॉपिक्स आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में करने हैं। और जब आपने ये सारे टॉपिक्स कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि इन टॉपिक से आउट ऑफ जाके वो कोई क्वेश्चन पूछेगा। या तो वो इनसे पर्टिकुलर सेक्शन पूछ लेगा, या आपसे सेक्शन का अंदर का कंटेंट पूछ लेगा, लेकिन ये कोई चांसेस नहीं है कि वो बीएनएसएस से आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ ले। मे बी पॉसिबल वो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले। उसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया अगर आप देखोगे तो आपकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आपको ट्रायल मिलते हैं, सेशन ट्रायल आपको मिलता है, ठीक है, समन ट्रायल, उसके बाद वारंट ट्रायल आपको मिलता है। ठीक है, तो ऐसे आपको 4 तरीके के ट्रायल आपको मिल जाएंगे आपके बीएनएसएस में। वो आपको सारे ट्रायल्स देखने, तो अल्टीमेटली हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो क्रिमिनल कोर्ट्स को देखनी है, क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की को देखना है। उसके बाद में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देखना है, अरेस्ट देखना है, हमें गिरफ्तारी देखनी है, जांच देखना है, अन्वेषण देखना है, वारंट और समन, और कितने प्रकार के ट्रायल है, और प्ली बार्गेनिंग का सेक्शन। प्ली बार्गेनिंग क्या होता है, प्ली बार्गेनिंग का सेक्शन क्या है, अगर आप ये चीजें देख लोगे, मेडिकल एग्जामिनेशन, रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन कहाँ होगा, एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन कहाँ होगा, ये जो चीजें हैं ये बेसिक चीजें हैं। और अगर आपने ये बेसिक चीजें कर ली तो बीएनएसएस से बेड़ा पार हो जाएगा, आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए। अगर मैं बात करूं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका भारतीय न्याय संहिता, और हमें इसे बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता, और अगर हम पुराने की बात करें तो इंडियन पैनल कोड या भारतीय दंड संहिता, यह आपके एग्जाम में 8 नंबर का आता है। और ठीक है, ये बेसिकली क्या है, जैसे अभी हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ा, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हमने क्या देखा कि एक प्रक्रियात्मक विधि है। वो प्रक्रियात्मक विधि ये है कि जब हमें भारतीय न्याय संहिता के, ठीक है, सब्सटेंटिव ऑफेंसेस पता चलते हैं, तो उन ऑफेंसेस में, जैसे आपका जो भारतीय न्याय संहिता है वो सब्सटेंटिव लॉ है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ अपराध क्या है और अपराध की सजा के बारे में बताता है। लेकिन एक अपराध की सजा कैसे, कहां तक जाओगे, कैसे करोगे, कहां अप्लाई करोगे, क्या करोगे, ये हमें कौन बताता है, प्रक्रियात्मक विधि बताती है। तो ये जो सब्सटेंशियल लॉ में, इनमें से आप अगर बहुत, ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही इजी है, और अगर इसमें से आपने जो जो चीजें कर ली, अगर इसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ सामान्य अपवाद
और जैसे निजी रचना या सामान्य स्पष्टीकरण। आप जब आपकी भारतीय न्याय संहिता में जाओगे तो आपको दो चीजें मिलती है, जनरल एक्सप्लेनेशन सामान्य स्पष्टीकरण और जनरल एक्सेप्शन सामान्य अपवाद। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको एक सेक्शन ध्यान रखना है जो कि पुरानी वाली आईपीसी में 34 था। ठीक है, उसे भी ध्यान रखना है। उसके बाद में जो अभी जो है कॉमन इंटेंशन कहाँ है नई वाली बीएनएस में, ठीक है, वो भी ध्यान रखना है। ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी अल्टीमेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है अगर मैं भारतीय न्याय संहिता में आपको बोलूं तो आपकी जितनी भी परिभाषाएं हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से करना, क्योंकि अगर भारतीय न्याय संहिता की बात करें हमें तो हमें डेफिनेशन सारी अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में दे दी गई है और वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कहीं ना कहीं हमसे डेफिनेशन पूछ लेंगे। आपकी चाइल्ड की डेफिनेशन कहाँ है, आपकी वुमेन की डेफिनेशन क्या है, क्या पर्सन में ट्रांसजेंडर पर्सन इंक्लूड हो सकता है, अगर ट्रांसजेंडर पर्सन इंक्लूड हो सकता है तो ट्रांसजेंडर पर्सन का कौन से एक्ट के थ्रू ऐसे डाला गया है। आपको ये डेफिनेशंस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इस बार वो भारतीय न्याय संहिता से क्वेश्चन बनाएगा तो वो डेफिनेशन से डेफिनेटली आपको 2-3 क्वेश्चन परिभाषाओं से दे देगा। उसके बाद आपसे दुष्पेड़न और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपके 3 क्लॉज 5 में दे के रखा है। ठीक है, आपकी भारतीय न्याय संहिता में अबेटमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा वाला पार्ट भी कर रहा है, प्राइवेट डिफेंस वाला। प्राइवेट डिफेंस जो है, प्राइवेट प्रतिरक्षा है जो आपको नई वाली बीएनएस में 34 से लेके आपको 44 तक मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, आपराधिक मानव वध, आपको आपराधिक मानव वध 100 में मिल जाएगा, हत्या 101 में मिल जाएगी, अपहरण मिल जाएगा 137 में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करना है। उसके बाद में आता है संपत्ति के विरुद्ध अपराध। संपत्ति के विरुद्ध अपराध चोरी क्या है, ठीक है, और चोरी में एक और इन्होंने डाली है कि स्नैचिंग। ठीक है, लूटमारी वाला भी आपसे सेक्शन पूछ सकते हैं, और लूटमारी के लिए क्या पनिशमेंट है वो भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद उद्योपन, लूट, डकैती, आपराधिक दुर्निर्योग, विवाह, मानहानि, डिफेमेशन और कौन कौन सी चीजें ऐड करी गई है वो भी आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन मेन फोकस हमें किस पे करना है, एक तो रेप वाले पोर्शन पे, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, साधारण स्पष्टीकरण और साधारण अपवाद। ठीक है, अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए, आपका टेररिस्ट वाला प्रोविजन कहाँ दे के रखा है वो, और अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो आपको बोली आपका डेफिनेशन, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाता है भारतीय न्याय संहिता में। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो या आप हमारी एफएलटीज देखोगे तो आपको इसी पोर्शन में से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो मिलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता हमें क्या बताती है, कोई ऑफेंस हो गया, ठीक है, तो उसका प्रोसीजर कौन बताता है, बीएनएसएस। आप एविडेंस किस तरीके के ला सकते हो, आप कौन कौन से एविडेंस ला सकते हो, आप क्या ला सकते हो, ये बताता है आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि आपकी एआईबीई की एग्जाम में आपसे 8 नंबर का पूछा जाता है। ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये बेसिकली बताता है कि सिविल और आपराधिक जो कार्रवाई होती है उसमें आप क्या क्या सबूत ला सकते हो और कैसे सबूतों को आप जुटा सकते हो। ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख क्षेत्र, ठीक है, जिसमें आपने मोर फोकस करना है वो कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहला एडमिशन एंड कॉन्फेशन। ठीक है, पहली चीज अगेन मैं बोलूंगी, यहाँ पे डेफिनेशंस आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देख लेना कौन कौन से डेफिनेशंस है। डेफिनेशन किसी भी बैरक की हमें नहीं छोड़नी है, क्योंकि परिभाषाओं से 1-2 प्रश्न बनते हैं। दूसरी चीज जो हमें नहीं छोड़नी है, आपकी जितनी भी बैरक्स हैं उनके चैप्टर, उनके सेक्शन, उनके एक्सेप्शंस आपको बहुत अच्छे से देखने हैं और उनके लैंडमार्क केसेस। दूसरी चीज, मृत्युकालीन कथन, आपका डाइंग डिक्लेरेशन वाला जो सेक्शन है, देखिए डाइंग डिक्लेरेशन वाले सेक्शन में जितनी चीजें आपको देके रखी है वो बहुत अच्छे से करना है, और डाइंग डिक्लेरेशन के साथ साथ एक्सपर्ट ओपिनियन। ठीक है, आप क्या एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकते हो, ठीक है, क्या कोर्ट जो है एक्सपर्ट ओपिनियन को प्रूफ मानती है, एविडेंस मानती है। एक्सपर्ट ओपिनियन, बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ के साथ में प्रिजम्पशंस। ठीक है, कोर्ट ये मान के चलता है
वो प्रिजम्पशंस भी आपको देखने हैं। उसके बाद एस्टोपोल, विवंधन का सिद्धांत भी आपसे कई बार डायरेक्टली सेक्शन पूछ लेते हैं, या विवंधन के सिद्धांत का आपसे डिटेल में प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। साक्षियों की परीक्षा आप किन तरीके से ले सकते हो, चीफ, री और क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू आप जो है साक्षियों का प्रशिक्षण कर सकते हो। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अगर हमने कर लिए तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रिपेयर हो जाए, या फिर हमारा ये टॉपिक, हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमने हो सकता है कि उठाया भी ना हो। तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो टॉपिक्स है हम हमारी बैरिक में इन्हें बार बार खोल के अवेयर हो जाए, क्योंकि आप जो बैरिक लेके जाओगे वो विदाउट नोट्स बैरिक होगा, उस पर कोई टेक मार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। भले AIB ओपन एग्जाम है, ओपन बुक एग्जाम है, लेकिन आपको बैरिक्स भी ऐसी लेके जानी है जिस पे आपने कोई पिन पॉइंट ना किया हो, कुछ भी आपने अटैच ना किया हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, ठीक है। फैमिली लॉ में अगर मैं आपसे बात करूं, हिंदू लॉ, तो ये सब पर्सनल एक्ट्स होते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम कानून, फैमिली लॉ में हिंदू लॉ भी आएगा और मुस्लिम लॉ भी आएगा, ठीक है, दोनों लॉज इंक्लूड है। उसके बाद हिंदू विवाह अधिनियम आपको देखना है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम आपको देखना है, दत्तक ग्रहण अधिनियम आपको देखना है, मुस्लिम कानून भी आपको देखना है, और हिंदू मुस्लिम कानून, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम में आपको हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज का सेक्शन कहाँ दे के रखा है, डाइवोर्स का सेक्शन कहाँ दे के रखा है, सेक्शन नंबर 13 बहुत अच्छे से देखना है, सेक्शन नंबर 5 हमें बहुत अच्छे से देखना है। उसके बाद में एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है, सक्सेशन एक्ट। कई बार क्या होता है आपसे डायरेक्टली सेक्शंस जो ये आपका जो अधिनियम है इनके ईयर भी पूछ लेते हैं, या फिर इनकी एनफोर्समेंट डेट भी पूछ लेते हैं, लागू होने की तारीख भी पूछ लेते हैं। तो फैमिली लॉ से आपसे डाइवोर्स से क्वेश्चन बनता ही बनता है, मैरिज से, साथ ही साथ इन जो आपको ये दे के रखे हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, ये कौन से साल में पारित हुए थे, कौन सा सन था, वो सन से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके डाइवोर्स की क्या क्या ग्राउंड है, आपके डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में क्या डाइवोर्स आता है, और कौन कौन से क्या क्रूएल्टी डाइवोर्स का ग्राउंड हो सकता है, और इसमें जो केस लॉ है वो भी हमें देखना है। उसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आपका 8 नंबर का, देखो अभी हमने जो जो सब्जेक्ट पढ़े या तो 10 नंबर के या तो 8 नंबर के, तो अगर आप देखोगे तो हमारा जो पेपर है, हमारा जो 100 मार्क्स का पेपर है, वो मोस्ट ऑफ द सिलेबस यहाँ से कवर कर ही रहा है, तो क्यों ना हम ऐसे बैरिक्स को बहुत ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ें। आपका इसमें क्या क्या पढ़ना है, हमें भारतीय अनुबंध अधिनियम, जिसे हम भारतीय संविदा अधिनियम 1856 बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या पढ़ोगे, जितनी भी डेफिनेशन है, आपकी प्रतिस्थापना की परिभाषा, प्रस्ताव जिसे हम बोलते हैं, आपका प्रतिफल क्या होता है, आपका वेद और शून्य शून्य करनी में क्या अंतर है, आपकी सारी परिभाषा है। उसके बाद में क्या प्रतिफल के कोई अपवाद है, धारा 25 आपसे पूछी जाती है, ठीक है। क्या वेद प्रतिफल क्या है, आपसे धारा 23 पूछ ले जाएगी, धारा 10 आपसे पूछते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको पहले भी ये चीजें बताई है, जब हमारी लाइव क्लास हुई थी तो हमने ये सारा कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से डिस्कस करा था, ठीक है। आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आपका पराक्रम में लिखित अधिनियम से 138 से हमेशा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, 138 से हमेशा क्वेश्चन बनता है। आपके प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं, आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में से अगर कहीं क्वेश्चन बनता है तो वो आपका व्यादेश से क्वेश्चन बन जाता है, इंजंक्शन से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म होता है। उसके बाद आपका इसमें अगर हम बात करें तो आपसे कंसीडरेशन बहुत अच्छे से पूछता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शंस पूछ लेगा, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शंस पूछ लेगा आपसे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कई बार वो एक दो इलिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन देता ही है। आपकी भारतीय न्याय संहिता, आपका भारतीय संविदा अधिनियम, इनसे कई बार इलिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें मौर्य बीवी वर्सेस धर्मदास वाला घोष वाला क्वेश्चन भी देख लेना, केस भी देख लेना, और भी बहुत सारी चीजें आपको जो है वो देखना है। नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट।
अपकृत्य विधि जो सबसे सरल माना जाता है, इसमें आपको पहली चीज देखनी है कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, ये आपको दोनों देखना है। आपको 1986 वाला भी देखना है और आपको 2019 वाला भी देखना है। जनरली आपसे वो जो क्वेश्चन है वो 2019 से पूछ सकता है, ठीक है। बेसिकली दोनों में लगभग थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसे आपने बहुत अच्छे से देखना है। आपका नेग्लिजेंस क्या होता है, न्यूसेंस क्या होता है, कठोर दायित्व का सिद्धांत में रायलिन वर्सेस फ्लेचर वाला केस आपसे बहुत बार पूछ लेते हैं। प्रतिनिधि दायित्व पूछ लेते हैं आपसे, विकैरियस लाइबिलिटी पूछ सकते हैं आपसे, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पूछ सकते हैं आपसे, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन कार्बाइड का केस, आपसे बहुत सारे ऐसे केस भी पूछ सकते हैं यहाँ से। मोटर व्हीकल अधिनियम में आपको देखना है नो फॉल्ट लाइबिलिटी, ठीक है। और यही अगर आपने मेन टॉपिक कर लिए, कौन कौन से टॉर्ट में डिफेंसेस अवेलेबल है, आपने वो टॉर्ट के डिफेंसेस कर लिए, तो आपका टॉर्ट जो है वो जनरली खत्म हो जाएगा। और आपके टॉर्ट इतना इजी है कि आपके 5 नंबर कहीं ना गए, क्योंकि आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन से 2 क्वेश्चन बनते हैं। आपके टॉर्ट में अगर आपने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, विकैरियस लाइबिलिटी, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस कर लिया तो भी आपका बेड़ा पार है। फिर हम बात करते हैं आपके, ठीक है, व्यवसायिक नैतिकता, व्यवसायिक कदाचार, ये वाला भी आप ऐसे देख लेना। उसके बाद हम बात करेंगे एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वैकल्पिक विधान समाधान, ठीक है। इनमें ये 4 नंबर का आता है आपका अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इनमें हमें क्या क्या देखना है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, ठीक है, मध्यस्थता, सुलह और लोक अदालत के बारे में देखना है, दैट सेट। एडीआर में आपको ये 3 चीजें देख ली तो आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैठ जाएगा। ये मैंने आपको ऐसे 10 सब्जेक्ट बताए। इसके अलावा आपकी कंपनी लॉ है, आपका एनवायरमेंट लॉ है जिससे सिर्फ 2 नंबर का पूछा जाता है, आपका कंपनी लॉ है। तो ये जो चीजें है ना, अगर हमने ये मेजर पोर्शन को कवर कर लिया तो हम कहीं ना कहीं कंपनी लॉ और ये चीजें आसानी से कवर कर जाएंगे। और अगर हम इन चीजों पे फोकस कर लिया और इन चीजों की बैरिक लेके गए, वो भी बिना नोट्स की, तो कहीं ना कहीं हम एआई भी क्लियर होने के चांसेस रखते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ 10 मेजर सब्जेक्ट बताए, ऐसे आपके 22 बैरिक्स है जिन्हें आपने देखना है, लेकिन पहले इन सब्जेक्ट्स को आप वेल प्रिपेयर्ड कर लीजिए। थैंक यू।